हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉमन एस्पिरेंट चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी की। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक्सपर्टीज़ इंग्लिश में है एंड मैंने अपने मार्क्स शेयर भी कर रखे हैं आप सबके साथ। और मैंने एक इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड कर रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप उस स्ट्रैटेजी वीडियो को एक बार देखो एंड फॉलो करने की कोशिश करो। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई जीए में टॉपर नहीं हूँ। मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है बट बाकी सब सेक्शन एवरेज ही है। लेकिन जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ जीए के लिए उसको मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि जीए में मेरे एक टाइम पे कट ऑफ नहीं क्लियर होती थी पेपर की। और अब पिछले साल IBPS PO में मेरे 19 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। तो ये इंप्रूवमेंट काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो बस मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने इसको इम्प्रूव किया और क्या क्या नई चीज़ें सीखी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो मैंने 4 पार्ट में स्ट्रक्चर करी है। पहला पार्ट है व्हाट नॉट टू डू, दूसरा है सोर्सेस कहाँ से पढ़ना है, तीसरा है स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आता है हाउ मेनी मंथ्स टू कवर, व्हेन टू स्टार्ट, टू मेक नोट्स और टू नॉट मेक देम, PDFs वर्सेस वीडियोस, हाउ टू रीड मेमोराइज करंट अफेयर्स। एंड फाइनल पॉइंट है प्रैक्टिस, सोर्सेज एंड अप्रोच, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे पढ़ना है। तो इतनी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में और ये हम 1 बाय 1 टैकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पार्ट है हमारा व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें नहीं करना है। पहली तो बात है कि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है न्यूज़पेपर्स पर। न्यूज़पेपर से अगर आप जीए पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखी। शुरुआत में मैं भी यही करता था, मैंने न्यूज़पेपर उठाता था और उससे पढ़ता था, 1-1.5 घंटा लग जाता था न्यूज़ निकालने में। उसमें कौन सी रेलिवेंट है, उसमें कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है, बहुत टाइम लगता था और आउटपुट भी नहीं आ रहा था, मेरा कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ था। तो ये न्यूज़पेपर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या नहीं करनी है, सारे करंट अफेयर्स क्रैम नहीं कर लेने हैं, मतलब सब कुछ याद नहीं करना है, रेलेवेंसी पे ध्यान देना है। आज की इस वीडियो में मैं ये वर्ड बहुत बार बोलूँगा, रेलेवेंसी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो एग्जाम में ये आ रहा है कि सेबी ने अभी रिसेंटली कितना टाइम रिड्यूस कर दिया है लिस्टिंग ऑफ शेयर्स के लिए, जो कि T+3 कर दिया है, और आप घर पे रट रहे हो कि 1940 में जो शहनाई बजाते थे उनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम बताइए। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब आपको रिलेवेंट चीज़ें रटनी पड़ेंगी जो आती हैं एग्जाम में। और जैसे ये जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, ऑबिचरीज़ हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, अवार्ड्स हैं, अपॉइंटमेंट है, ये उतना प्रायोरिटी होल्ड नहीं करते हैं। तो ठीक है, आप इनको उतनी ही प्रायोरिटी उस हिसाब से कम दो और फोकस करो रेलिवेंट ऑब्जेक्ट टॉपिक्स पे, जो मैं अभी आगे बताऊंगा क्या क्या है। उसके बाद रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अभी भी रिवीजन नहीं कर रहे हो, मतलब आपने एक बार PDF पढ़ लिया फिर सोचो एग्जाम में आप वो कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने एक गलती बहुत बार करी है, रिवाइज नहीं करता था जिसकी वजह से नंबर नहीं आते थे। चौथा पॉइंट है डू नॉट रोम हेयर एंड देयर फॉर करंट अफेयर्स मटेरियल। मतलब ये मत करो कि हर जगह जा जाके सारी यूट्यूब की वीडियोस पे ढूंढने कहीं से कुछ करंट अफेयर्स मिल जाए, कोई PDF मिल जाए, सब कुछ इकट्ठा कर लिया पर फिर एंड में पढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि मैं यही करता था, जो भी चारों चीज़ें लिखी मैं सब करता था शुरुआत में और उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मैंने बाद में सीखा है। तो ये हमको नहीं करना, ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी, इनको स्किप करना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो गाइज़ हमारा दूसरा पॉइंट है सोर्सेज, कि कहाँ से पढ़ना है जीए को। तो देखो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में, अभी भी करता हूँ मैं प्रिपरेशन, बहुत सारी कंपनीज़ की जीए पढ़े हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी कंपनीज़ करेंटली ऑफ़र कर रही हैं अपनी PDF कोर्स या फ्री PDFs। तो देखो इतनी सारी कंपनीज़ अपना PDF का प्रोवाइड कर रही हैं जीए का। तो देखो पहला है अड्डा 247, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, स्टडी IQ, गौरव गर्ग सर, अफेयर्स क्लाउड, अपरिचित। तो यार शुरुआत में मैं क्या करता था, अड्डा 247 की जो फ्री PDF आती है ना मंथली वाली, वो पढ़ता था। तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, वो PDF से बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। उसमें काफ़ी वेग लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही जेनरिक लिखा हुआ है। वो सिर्फ 50 पन्ने की PDF होती है, उसमें वो सब कंप्रेस करके भरना चाहते हैं, बट उससे कुछ आउटपुट नहीं आता। आप पढ़ तो सब लोगे पर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने फैक्ट क्या पढ़ा। बस आपको लगेगा आपने टेक्स्ट पढ़ा है, सेंटेंसेस पढ़े हैं, कुछ कुछ ठोस फैक्ट नहीं होता है उनमें। सेम चीज़ है ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के बजूका के साथ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। वो आपको उतने फैक्ट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, छोटे होते हैं PDF बट फैक्ट्स नहीं होते ज़्यादा। उसके बाद यार मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया अफेयर्स क्लाउड पे, जब मुझे पता चला कि अफेयर्स क्लाउड की भी ऐप आती है। एंड भाई इनका जो कोर्स है वो कमाल का है। इनका इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत सारी PDFs प्रोवाइड करते हैं टॉपिक वाइज। तो देखो जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, जो मैं खुद पढ़ता हूँ, वो है अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट PDF। डिटेल्ड वाली तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आप पढ़ नहीं पाओगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट PDF बेस्ट है करंट अफेयर्स मंथली करने के लिए। उसके बाद उनकी आती है वीकली वाली PDF, वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड उसके बाद उनकी एक बैंकिंग की स्पेशली अलग से PDF आती है, जो अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, उससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं।
उसके बाद आप ये देखो, मैंने लिखा हुआ है अपरिचित को, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, बट इनके MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स आते हैं। एंड जिनके पास टाइम कम है, या जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स को सिर्फ हल्का सा पढ़ना चाहते हैं, वो अपरिचित पढ़ के अगर चले जाएंगे तो उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इनका भी ठीक है, MCQ टाइम सेविंग है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने अभी रिसेंटली किसको डिस्कवर किया, वो है स्टडी IQ गौरव गर्ग सर। यार इनका कंटेंट बहुत रेलिवेंट है। सबसे अच्छी बात इनके कंटेंट की है कि कोई भी आप इनका MCQ पढ़ोगे, कोई भी टेक्स्ट पढ़ोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि ये तो यार फालतू में बकवास लिखी है। हर वर्ड, हर सेंटेंस इनका टू द पॉइंट, क्रिस्प और एग्ज़ाम रेलिवेंट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी। तो वही मैं कहना चाहूँ कि जो मैंने रिसेंटली अब से अपनी स्ट्रैटेजी बना ली GA के लिए, वो ये है कि मैं अफेयर्स क्लाउड का टेक्स्ट बेस्ड PDF पढ़ता हूँ, यानी कि पॉकेट PDF, बैंकिंग PDF एंड वीकली PDF। उसके बाद मैं स्टडी IQ की MCQs वाले PDF पढ़ता हूँ। तो ये दोनों जो कॉम्बो है ना, ये कंप्लीट पैकेज है। अगर ये आपने कर लिया तो आपकी GA बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फंसेंगे सवाल, क्योंकि ये स्पेशली रेलिवेंट चीज़ें पकड़ते हैं ये लोग। और बस इनके साथ दिक्कत ये है कि ये पेड कोर्सेज हैं, तो आपको बाय करने पड़ेंगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो स्टडी IQ गौरव गर्ग सर वाला और अफेयर्स क्लाउड का कोर्स आप ले लो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। दोनों कंप्लीट पैकेज हैं। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा अड्डा 247 तो बिल्कुल मत पढ़ो। 50 पन्ने की PDF है, बट फ़ायदा नहीं होता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद मे भी दूसरे लोगों को कुछ और ओपिनियन हो, मेरा ये है। एंड ऑलिव बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक यूज़ कर सकते हो अगर फ्री आपको पढ़ना है। इनका बजूका आता है मंथली। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ गो विद स्टडी IQ एंड अफेयर्स क्लाउड कंबाइंड कोर्स। कमाल का है, आप खुद कहोगे बहुत अच्छा चल रहा है। एटलीस्ट मेरे केस में तो मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि अफेयर्स क्लाउड का जो प्रेजेंटेशन है, जो मटेरियल वो प्रेजेंट करते हैं जिस फॉर्मेट में, वो बहुत अनमैच्ड है। उससे याद करने में बड़ी आसानी होती है, और काफ़ी कैटेगरी वाइज काफ़ी अच्छे से उन्होंने वो कर रखा है, क्या कहते हैं उससे, बाइफरकेट। एंड जो स्टडी IQ है उसकी रेलेवेंसी तो कमाल की है, जैसे मैंने बताया एकदम एक्सेप्शनल है। जो चीज़ लिखते हैं वो ज़रूरी होती है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बकवास लिख दिया। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मेरा इनसे किसी से एफिलिएशन नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी चैनल स्टार्ट किया, मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको सोर्स बता दी कि अगर आप मेरा रिकमेंडेड सोर्स करना चाहोगे तो स्टडी IQ प्लस अफेयर्स क्लाउड। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस मॉक या ऑलिव बोर्ड या परिचित पढ़ो। अड्डा 247 अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा तीसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजी, कि कैसे अप्रोच करें GA को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हाउ मेनी मंथ्स टू कवर, कितने महीने की हम GA पढ़ें। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में, जो मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं, सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर लास्ट 3 मंथ से आता है, यानी 70-80% पेपर लास्ट 3 मंथ से आता है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो, आपके पास टाइम और है या आप और कवर करना चाहते हो, तो मैक्सिमम पिछले 5 मंथ्स का कवर करो। उससे ज़्यादा पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिटर्न बिल्कुल नहीं आता आपकी फिर इन्वेस्टमेंट पे उसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको GA पढ़नी तो लास्ट 3 मंथ्स का रेगुलस पढ़ लो, कि अगर 3 मंथ्स में कुछ फंसे तो आपको आना चाहिए, उस टाइम आप कंफ्यूज ना हो ऑप्शन में। लेकिन अगर आपको और पढ़ना है तो आप 5 मंथ्स तक पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जो एडिशनल 2 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स के बाद जो आप 2 मंथ्स और पढ़ोगे, उनमें सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ना है, यानी बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टॉपिक्स। उसमें वो सब फालतू का मत पढ़ना कि अपॉइंटमेंट क्या है, अवार्ड्स क्या है, ये सब क्या है, वो इतना नहीं आता। और अगर आता भी तो 1-2 नंबर का आता है, आप अपना टाइम उतना वेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है व्हेन टू स्टार्ट, कब हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो, अगर आप 3 मंथ्स का GA कवर करना चाह रहे हो तो आपको मेंस एग्ज़ाम के पिछले 3 मंथ से ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आपका मान लो दिसंबर 15 को पेपर है, तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पढ़ना है, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए आप मंथली PDF से पढ़ोगे, तो इसको पढ़ने के लिए आपको 3 मंथ पहले ही स्टार्ट कर देना है, ऑलराइट। और प्लीज़ जब आपका कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब आपको रिवाइज़ करना स्टार्ट करना है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आपका लास्ट मंथ आएगा, जैसे मान लो 15 दिसंबर को मेंस है, अब आपका लास्ट मंथ कौन सा हुआ, नवंबर वाला, तो देखो उसकी मंथली PDF आती है 5 तारीख को अगले महीने की, यानी दिसंबर 5 को उसकी PDF आएगी और 15 को आपका एग्ज़ाम है। आप तब तो इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाओगे, टेंशन भी होता है लास्ट में। तो उसके लिए दिसंबर 15 को अगर एग्ज़ाम है, तो जो नवंबर लास्ट मंथ है उसमें आप वीकली बेसिस पे पढ़ो, यानी 7 नवंबर वाली PDF पढ़ो जो आएगी, फिर 14 नवंबर वाली PDF पढ़ो जो आएगी। तो लास्ट मंथ आपको वीकली कवर करना है, ताकि एंड में प्रेशर ना पड़े, ऑलराइट। उसके बाद अगर आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को, जैसे मैंने बताया, तो आप उसके पिछले 2 हफ्ते का करंट अफेयर छोड़ सकते हो। जैसे कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में जो भी करंट अफेयर है आपको नहीं पढ़ना है। वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं, और अगर आते भी तो 1-2 आते हैं, आप छोड़ सकते हो। क्योंकि उन 2 हफ्ते में आप क्या कर सकते हो, अपना लास्ट मंथ अच्छे से कवर कर सकते हो, रिविजन अच्छे से कर सकते हो, अपना GA ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट 2 वीक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू मेक नोट्स और नॉट टू मेक देम।
ठीक है, तो देखो मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे नोट मेकिंग एकदम वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं कन्फ्यूजिंग जीएन न्यूज़ की नोट्स बना देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ के नहीं याद आते हैं और मिक्स एंड मैच होने लगता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रूल्स ऑफ सेबी और आरबीआई गाइडलाइंस। जब जैसे कोई उन्होंने नया रूल लाया आरबीआई ने और कहा है कि 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है, ऐसे सेबी ने कुछ लाया है और वो कहा है 2 अक्टूबर से इफेक्टिव है, या वो भी 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है, तो फिर कन्फ्यूजिंग हो जाता है, समझ नहीं आता है। इसको एक बार लिख लोगे नोट्स में तो क्लैरिटी मिलती है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और रैंकिंग्स में भी दिक्कत आती है कि कुछ रैंकिंग्स कहीं इंडिया 144 पे है, कहीं सिर्फ 99 पे है, तो वो सब मिक्स एंड मैच होने लगता है। वो जब आप टेबल बना के एक नोट्स में रख लोगे अपने, वो बहुत इफेक्टिव होता है याद करने के लिए। उसके बाद जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस, यानी किस किस बैंक्स पे वो आरबीआई की गाइडलाइंस इफेक्टिव है, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे हैं बट मान लो पेमेंट बैंक्स पे नहीं है। अब कुछ कुछ में ऐसा होगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में भी है और पेमेंट बैंक्स में भी है, तो इसको याद करने के लिए आसानी से आपको इसको नोट करना पड़ेगा। तो बस नोट मेकिंग सिर्फ कन्फ्यूजिंग जी न्यूज़ की होनी चाहिए। जैसे मैं अपना दिखाऊँ अगर, तो देखो ये मैंने लिख रखा है 2022 की, ये मेरा नोट है। तो उसमें देखो मैंने लिख रखा है ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। अगर आपको पता हो, ग्रैंड प्रिक्स कभी कभार पूछ लेते हैं स्पोर्ट्स में, और अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए थे बहुत सारे हुए थे, तो उसमें सिर्फ ये 4 ग्रैंड प्रिक्स जो थे जुलाई अक्टूबर नवंबर वाले, उसमें सिर्फ ये अलग अलग लोग जीते थे, वरना बाकी सारे में मैक्स वर्स्टैपेन जीता था रेड बुल का। तो देखो कितनी आसानी हो गई, मैंने 4 अलग लिख लिए। अब मुझे पता है अगर इनमें से नहीं आया तो मैक्स वर्स्टैपेन होगा, या अगर इनमें से आ गया तो ये वाले होंगे, इतना तो तुम रट ही सकते हो। उसके बाद सेम चीज़ है मेरी, देखो स्पोर्ट्स में ग्रैंड स्लैम के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा था, कौन विंबलडन जीता है, कौन स्विस ओपन जीता है, एक बार लिख लिया, क्लैरिटी मिल जाती है। अब देखो जैसे ये न्यूज़ है, कन्फ्यूजिंग कितनी है। साफ U20 इंडिया ने बांग्लादेश को हराया ओडिशा में, और साफ अंडर-17 इंडिया ने नेपाल को हराया कोलंबो में। अभी तो लग रहा है अंडर-20 से डिफरेंशिएट कर लोगे, अंडर-17 से डिफरेंशिएट कर लोगे। एग्जाम के टाइम पे ना मिक्स एंड मैच होने लगता है यार, उसने बांग्लादेश को हराया था कि नेपाल को हराया था, कोलंबो में हराया था कि ओडिशा में हराया था। तुमने एक बार लिख लिया, बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसी हरगल जल का देखो मैंने कर रखा है, फर्स्ट यूटी। अब देखो इधर मैंने क्या किया है, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं जो स्टैटिक नहीं, डायनेमिक इन्हें भी कह सकते हो, जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। जैसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका है, यूपी का है स्टेट में, और इंडिया का है कंट्री में ऑल ओवर। ठीक है, तो देखो मतलब एकदम साफ नोट्स नहीं बनाओ, अपने आप को समझ में आना चाहिए। लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन कौन करता है, ओडिशा स्टेट कब में करती है, और कंट्री में कौन करता है, चाइना करती है। इंडिया कौन सी सेकंड लार्जेस्ट है। ये जब लिख लोगे ना तब क्लैरिटी मिलती है, वरना कंफ्यूज होते रहोगे यार सेकंड लार्जेस्ट वो राइस में थी कि इसमें थी। तो ये चीज़ें कुछ कन्फ्यूजिंग जी न्यूज़ होती हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीडीएफ्स वर्सेस वीडियोस। तो ये देखो पर्सनल प्रेफरेंस पे होता है। मेरे साथ तो हमेशा ये रहा है कि मुझे पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, उसमें मुझे टाइम सेविंग होती है, मैं अपने हिसाब से पढ़ लेता हूँ और टेक्स्ट में जल्दी रिटेन कर पाता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये रहेगा, अगर मैं आप मुझसे पूछोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्ट पीडीएफ से करो, बट लास्ट 3-4 डेज़ में एग्जाम के वीडियो मैराथन्स देखना स्टार्ट कर दो जो यूट्यूब पे आती है एमसीक्यूज़ की, वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है रिटेंशन के लिए, रिविजन के लिए। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि पीडीएफ से पढ़ो, वीडियो में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और आप वीडियो में दूसरे बंदे के ऊपर छोड़ देते हो वो पढ़ा रहा है, तो उसमें आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता। पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको खुद काफ़ी याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू रीड मेमोराइज करंट अफेयर्स। अब उन्हें पढ़ें कैसे, क्योंकि पीडीएफ 140 पन्ने 150 पन्ने की होती है अफेयर्स क्लाउड की, तो उसको कैसे पढ़ना है। तो देखो जी ये बहुत वास्ट है, उसको हमें लिमिट करना आना चाहिए कि कैसे लिमिट करना है। ये तभी हो पाएगा जब हमें पता हो रेलेवेंसी क्या है, रेलेवेंट क्या है, कौन सा मैटर रेलेवेंट है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होती है बहुत ऑफ टेक्स्ट कंटेन करती है, लॉट ऑफ टेक्स्ट कंटेन करती है, तो उसमें आपको ये चीज़ सीखनी है कि आपको हाईलाइट करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा और सिर्फ उसी को याद करना है। पीडीएफ का आपको पता होगा कैसे हाईलाइट होता है, माउस से बस सेलेक्ट कर लो उतना पार्ट और उसे हाईलाइट दबा दो, कोई भी रीडर से हो जाएगा ये। तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं दिखाना चाहूँगा आपको मैं कैसे हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि ये आप देखो, ये मैंने हाईलाइट किया इधर, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड द एड एस्ट्रा फंड लॉन्च बाय सवर्ट। अब देखो एक न्यूज़ है, इसमें जो है ये आपकी हेडिंग है ना, बस इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि पहला फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड किसने बनाया है, एड एस्ट्रा ने बनाया है, और एड एस्ट्रा के नाम से बनाया और किसने बनाया, सवर्ट ने। अब नीचे टेक्स्ट कितना ज़्यादा लिखा है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अफेयर्स क्लाउड का ये क्या कहते हैं वीकली पीडीएफ का है ये पार्ट, कुछ भी इसमें ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है, हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च हुआ है, तो देखो कितना आपका टेक्स्ट रिड्यूस हो गया। अब अगली बार रिवीजन करोगे सिर्फ इतना पढ़ना है, ये सब कोई बकवास नहीं पढ़नी है। तो ये आपको रेलिवेंट मैटर निकालना आना चाहिए, ये आप पढ़ पढ़ के खुद कर लोगे, हाईलाइट करते चलो बस। तो देखो कितना आपका टाइम बच जाएगा, 144 पन्ने की पीडीएफ आपकी 70-60 पन्ने की बन जाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो मेरा खुद का मतलब मेरा खुद की टिप और या मेरी खुद की ट्रिक है, या आपको शायद में भी सिली लगे, कि देखो यार इंपॉर्टेंट डेज़ के लिए बड़ी दिक्कत आती है रटने में, मुझे भी बहुत आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं जो भी महीने की पहली तारीख में, महीने की 15वां तारीख में और महीने की लास्ट तारीख में जो जो दिन आ रहे हैं वो मैं रट लेता हूँ। यानी हर महीने के 3 दिन मुझे रटने हैं। ठीक है,
यानी 1 तारीख को जितने आएंगे वो मैं याद कर लूँगा, 15 तारीख को जितने आएंगे वो मैं याद कर लूँगा, और लास्ट डे ऑफ द मंथ यानी 31 हो या 30 हो या 28 या 29 हो वो मैं याद कर लूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एग्ज़ाम में अगर कोई डे आया जो मुझे याद है और ऑप्शन में सिर्फ 1 दिया हुआ है या सिर्फ 15 है या सिर्फ लास्ट डे ऑफ द मंथ है, फट से टिक लगा लो, तुम्हें पता है वही होगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारा गेसवर्क बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। और अगर नहीं भी तुम्हारा फंसा तो क्या दिक्कत है, 9 दिन का तो कोई भी याद कर लेगा, टाइम नहीं वेस्ट होता। ठीक है, तो ये मुझे अपने हिसाब से पर्सनली अच्छी लगती है और काम भी करती है। तो अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो यार, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो जीए। ठीक है, उसके लिए सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करो। तो देखो, एक तो आपका है कि एमसीक्यू बेस्ड पीडीएफ्स आती हैं, स्पेशली उन टेक्स्ट की जिन पीडीएफ से आपने पढ़ा है। जैसे मान लो मैंने अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट पीडीएफ से पढ़ा है, तो अफेयर्स क्लाउड का ही एक एमसीक्यू भी पीडीएफ आता है जो उस पॉकेट पीडीएफ से पूछता है। तो इससे यार रिवीजन बहुत टॉप क्लास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस मैराथॉन्स जो यूट्यूब पे चलती हैं, वो आप लास्ट 3-4 डेज़ में, जैसे मैंने पहले बताया था, वो देख लो, आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जो आप अपना जनरल मॉक देते हो, कोई भी टेस्ट जोन का, ऑलिव बोर्ड का, किसी का भी मॉक देते हो, उसमें जो जीए का पार्ट होता है वो देते रहो। तो बस ऐसे आपकी प्रैक्टिस में रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिस है वो आप प्री के बाद स्टार्ट करना। ये नहीं कि प्री से पहले ही स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस करना और प्री नहीं निकला। ठीक है, तो ये प्री के बाद प्रैक्टिस करना है जीए को, और लेकिन पढ़ना स्टार्ट पहले से कर देना है। तो ये पॉइंट था मेरा प्रैक्टिस सोर्सेज अप्रोच के लिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि अभी मैं आगे चल के इंग्लिश के लिए स्पेशली एरर स्पॉटिंग हो गया, रूल्स हो गया, वोकेबलरी हो गई, मैं खुद समझाना स्टार्ट करूँगा छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू, जो मुझे लगता है काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेंगी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, और वैसे भी मैं अपने चैनल पर अब एक्टिव रहना स्टार्ट कर दूँगा जीए के लिए और इंग्लिश के लिए, और थोड़ा बहुत रीजनिंग एंड क्वांट्स के लिए भी बताने लगूँगा। हालांकि वो मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेनली ये चैनल इंग्लिश के लिए ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर ये पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप स्टडिंग। ऑलराइट, थैंक यू।